हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या औद्योगिक अभियंत्रण जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसका 7वां चैप्टर आप देख पा रहे हैं, स्टोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भंडार प्रबंधन, इसके बारे में है। तो आज ये पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम एक ही वीडियो में एक बार में कवर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हमको नोट्स भी बनाते चलना है। कॉपी सामने रख लीजिए, नोटबुक, जो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको लिखते चलिए, जो डायग्राम बताऊं उसको डायग्राम बनाते चलिए, और कॉन्सेप्ट समझते हुए हम पूरा का पूरा आज सिलेबस इस चैप्टर का हम फिनिश करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टोर्स मैनेजमेंट या भंडार प्रबंधन में डिफरेंट लेआउट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टोर, इन्वेंट्री कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ EOQ, बिन कार्ड्स एंड वेरियस फॉर्म्स रिक्वायर्ड इन स्टोर्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, परचेज प्रोसीजर्स, ये इतना सिलेबस है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ा हुआ है। और ये जो स्टोर्स मैनेजमेंट है, ये प्रत्येक इंडस्ट्री में ले लीजिए, चाहे जिसको हम उद्योग कहें, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कहें, या फिर कंपनी कहें, या फिर जो संस्थान होते हैं, जैसे हमारा पॉलीटेक्निक जो है, या कोई भी पॉलीटेक्निक, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी कॉलेज है, सभी में स्टोर होता है और वहां पर सामग्रियों को रखा जाता है और आवश्यकता अनुसार वहां से निर्गत किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या है। स्टोर को हिंदी में हम भंडार कहते हैं। भंडार आप समझ रहे होंगे, भंडार मतलब जहां किन्हीं चीजों को, सामग्रियों को इकट्ठा किया गया हो। तो अर्थात किसी इंडस्ट्री में ऐसा स्थान जहां विभिन्न सामग्रियों का भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जाए तथा जरूरत पड़ने पर वहां से दूसरे विभागों को दिया जाए या भेजा जाए, उसको हम कहेंगे स्टोर। तो बिल्कुल सरल शब्दों में हमने कॉन्सेप्ट समझा कि स्टोर एक ऐसा स्थान है या एक ऐसी जगह है या एक ऐसा कमरा, आप बोल लीजिए, रूम कह लीजिए, कि किसी इंडस्ट्री में ऐसा स्थान जहां विभिन्न सामग्रियों का भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जाता है। और फिर जब भंडारण किया है, स्टोरेज किया है, तो जब जरूरत पड़ती है अन्य जगहों पर यानी उसी कंपनी या उद्योग में, तो फिर वहां से वो सामग्री वहां पर भेज दी जाती है जहां पर भी जरूरत होती है। अब एक चीज और है, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में, चाहे कोई कंपनी हो या इंडस्ट्री, उद्योग आप कह लीजिए, या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में संगठन कहते हैं, उसमें निम्नांकित 3 तरीके की सामग्रियां प्रमुख रूप से खरीदी जाती हैं या परचेज की जाती हैं। पहला है कच्चा पदार्थ, कई सारे जहां मटेरियल प्रोसेस होता है, कच्चा पदार्थ आता है, फिर उसको प्रोसेस करके उत्पाद के रूप में बनाया जाता है। दूसरे अर्धनिर्मित उत्पाद खरीदे जाते हैं यानी सेमी फिनिश्ड मटेरियल, और फिर उनको पूरा फिनिश्ड करके फिर बाजार में बेचा जाता है। ऐसी भी इंडस्ट्रीज होती हैं। कई जगह ऐसा होता है पूर्ण निर्मित पदार्थ, फिनिश्ड मटेरियल, यानी पूरे बने बनाए चीजें बाजार से ली जाती हैं और उनका सीधे उपयोग किया जाता है। तो इनमें से किसी न किसी कैटेगरी, और भी जैसे हम इसको कह सकते हैं कि टूल्स हो गया, चाहे कटाई औजार हो गया, मान लीजिए इस तरीके की इंडस्ट्री जहां मशीनिंग का कार्य हो रहा है, तो वो सब आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में या सारे की सारे जो इस तरीके के रेडीमेड जो मटेरियल्स हैं उनमें आप मान सकते हैं। तो अब बिल्कुल अब परिभाषा के रूप में हम देख लेते हैं भंडार या स्टोर क्या है। तो किसी उद्योग या संगठन में ऐसा स्थान जहां उपयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में स्टोर करके रखा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। तो कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग है या संगठन है या कंपनी हम कह सकते हैं, उसमें एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां नियमित रूप से जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वहां पर इकट्ठी रहें और जब जरूरत पड़े तो वहां से हम ले जाएं। तो बच्चों, ये स्टोर एक ऐसा सिंपल शब्द है कि हर घरों में भी स्टोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज की हमको घरों में जरूरत पड़ती है तो सब लोग कहते हैं ना, जाओ स्टोर में देखो रखा होगा। तो ये बच्चों वही स्टोर है। जैसे घरों में एक छोटा सा स्टोर होता है जहां थोड़ा उचित क्वांटिटी में अनाज रखा जाता है, आटा रखा जाता है, बेसन रखा जाता है, चने, विभिन्न प्रकार की दालें, मसाले, सब रखा जाता है, स्टोर में रखे रहते हैं। हॉस्टल में, छात्रावास में आप देखिए स्टोर होता है, महीने भर का कई बार राशन जो खरीदने लायक है, 15 दिन, हफ्ते भर के लिए आटा खरीद लिया जाता है, बेसन, चावल खरीद लेते हैं लोग, साल भर रखते हैं, चलाते हैं। हॉस्टल में भी राइस खरीद लिया जाता है, तो 15 दिन, 1 महीने के हिसाब से, तो उसको स्टोर रखा जाता है। उसी को तो स्टोर कहते हैं जहां सामग्री
सामग्री को भंडारित करके रख दिया जाए और फिर जरूरत जैसी जैसी रहती है रोज वहां से निर्गत कराया जाता है। तो घरों में भी यही सिस्टम होता है, छात्रावास में आप रह रहे हो तो वहां पर यही सिस्टम चलता है। कमरा होता है, सामग्री रख दी जाती है, सुबह शाम तेल रखा है, आटा रखा है, बेसन रखा है, चावल रखा है, मसाले रखे हैं। सुबह जब जरूरत होती है मैस वर्कर जितनी सामग्री की जरूरत होती है उतना तौल कर नाप करके ले लेते हैं, खाना बनाते हैं। शाम को फिर जरूरत होती है उतना ले लेते हैं, सामग्री बाकी रखी रहती है। तो यही बच्चों स्टोर है, यही सिस्टम जो पूरा है वो इंडस्ट्री में या उद्योग में या फिर कह लीजिए कि किसी भी संगठन में चलती है। अब ये स्टोर मैनेजमेंट या भंडार प्रबंधन क्या है? तो भंडार प्रबंधन या स्टोर प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उद्योग या संगठन में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है। अब भंडार के साथ क्या जुड़ गया? प्रबंधन शब्द, यानी स्टोर के साथ मैनेजमेंट जुड़ गया। तो स्टोर प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उद्योग या संगठन में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों का प्रबंधन किया जाता है और नियंत्रण किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। तो स्टोर प्रबंधन के अंतर्गत किसी उद्योग या संगठन में प्रयुक्त कच्चे पदार्थों, अर्धनिर्मित उत्पादों तथा पूर्ण निर्मित उत्पादों का उनको क्रय किए जाने से लेकर खपत होने तक का प्रबंधन एवं नियंत्रण सम्मिलित होता है। यानी किसी भी उद्योग या इंडस्ट्री में जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, चाहे वो कच्चा पदार्थ हो, चाहे वो अर्धनिर्मित जो उत्पाद हो या पूर्ण निर्मित उत्पाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो, उन सबको क्रय करके उनके क्रय किए जाने से लेकर के उनकी खपत होने तक का पूरा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और कंट्रोल यानी उनका नियंत्रण किया जाता है या सम्मिलित होता है। तो ये कहलाता है बच्चों आपका भंडार प्रबंधन या स्टोर मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, भंडार प्रबंधन के कार्य देख लेते हैं। स्टोर प्रबंधन के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, या सीधे हम कह सकते हैं स्टोर के कार्य या फंक्शंस ऑफ स्टोर। तो दोनों एक ही चीज है, कुछ भी पूछ लिया जाए तो हमको पता होना चाहिए कि इनके प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला तो प्राप्त करना यानी रिसीप्ट। इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थ, अर्धनिर्मित उत्पाद, पूर्ण निर्मित उत्पाद, टूल इत्यादि जो भी सामग्री होती है उन सबको प्राप्त किया जाता है। तो ये सबसे प्रमुख कार्य है। फिर प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं बच्चों? सुरक्षित रखना, स्टोरेज करना, सामग्री को आग, चोरी इत्यादि से बचाकर सुरक्षित रखना, आग ना लगने पाए, चोरी ना होने पाए, सब ताले वाला बंद करके प्रॉपर उचित तरीके से उसको रखा जाता है। तीसरा है बच्चों पुनः प्राप्ति यानी कि रिट्रीवल, यानी सामग्री को इस तरह से व्यवस्थित रखना कि आवश्यकता पड़ने पर उसको ढूंढा जा सके यानी रिट्रीव किया जा सके। तो इसको कहते हैं पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल। चौथा है बच्चों निर्गत करना, मतलब इश्यू करना। तो सामग्री को आवश्यकता अनुसार दूसरे विभागों को जारी करना। तो इसके अंतर्गत इश्यू करना मतलब जैसे किसी को जरूरत है, विभाग को, उत्पादन विभाग को जरूरत पड़ी कि हमको इतने किलो ये सामग्री चाहिए या इतनी क्वांटिटी या संख्या में ये चाहिए, तो वो फिर क्या करता है? स्टोर उसको इश्यू कर देता है या निर्गत कर देता है। ये भी बहुत प्रमुख कार्य है। पांचवा है रिकॉर्ड रखना यानी रिकॉर्ड्स, उचित रिकॉर्ड रखना एवं सामग्री को अपडेट रखना। उचित रिकॉर्ड रखना, कितनी सामग्री आई, कितनी विभागों को दी गई, और अपडेट क्या करना है, कमी तो नहीं हो जाएगी, उसको फिर से तैयार रखना है, और सामग्री कितनी मंगाई जानी है तो उसका पूरा रिकॉर्ड व्यवस्थित रखा जाता है और सामग्री को अपडेट रखा जाता है। छठा है हाउस कीपिंग, स्टोर की साफ सफाई रखना और हर चीज को व्यवस्थित रखना ताकि वहां पर स्टोर मैनेजमेंट में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। सातवां है नियंत्रण, मतलब नियंत्रण कंट्रोल से मतलब है सामग्री की खपत, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी विसंगति हो रही है तो इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए रखना, उसको कहते हैं नियंत्रण या कंट्रोल। आठवां है इन्वेंट्री प्रबंधन। इन्वेंट्री का मतलब होता है सामग्री सूची। तो सामग्री मतलब जो रखी होती है उसकी जो सूची होती है उसी को इन्वेंट्री बोला जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामग्री को उचित मात्रा में स्टोर रखा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार सही समय पर सामग्री की आपूर्ति की जा सके, वो कहलाता है इन्वेंट्री प्रबंधन। इन्वेंट्री मतलब सामग्री की सूची, प्रबंधन मतलब इस तरीके से उसको मैनेज करना या प्रबंध उसका ऐसा करना कि उचित मात्रा में सामग्री स्टोर रहे और जब जहां जरूरत पड़े उसको निर्गत कर दिया जाए या उसको आपूर्ति दे दी जाए। अगला है नौवां सत्यापन या वेरिफिकेशन। इसमें सामग्री का मिलान करके स्टॉक को सत्यापित किया जाता है कि भैया कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई, ये जितना सामान आया था उतना ही दिया गया है कि नहीं, कहीं कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, कहीं कौन सा सामान कोई खराब तो नहीं हो गया, किस वजह से अंतर आ रहा है। इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन नियमित तौर पर किया जाता है। 10वां है बच्चों समन्वय एवं सहयोग यानी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अन्य विभागों से जैसे उत्पादन विभाग है, निरीक्षण विभाग इत्यादि, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो उनके साथ उचित समन्वय एवं सहयोग बना करके रखा जाता है। ये बहुत
बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि समन्वय बना करके नहीं रखेंगे तो वहां से कितनी जरूरत है, कितना आपूर्ति करना है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर उसका प्रभाव दिखेगा। यदि समन्वय अच्छा है, सहयोग अच्छा है सभी विभागों के बीच में और विशेष तौर से स्टोर के साथ, तो फिर उत्पादकता में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है, देखने को मिलती है। तो ये बच्चों 10 पॉइंट थे जो कि दर्शाते हैं स्टोर के या स्टोर मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस या कार्य हैं उनको। अगला है इन्वेंट्री नियंत्रण। ये आपके सिलेबस में दिया है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, या इसी को इन्वेंट्री कंट्रोल को ही कई बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों एक ही शब्द हैं, चाहे इन्वेंट्री कंट्रोल बोल दीजिए चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोल दीजिए, दोनों एक ही शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए किसी भी इंडस्ट्री या उद्योग में। तो इन्वेंट्री मैंने अभी आपसे बताया कि शब्द का अर्थ समझ लिया। इन्वेंट्री मतलब जो भी सामग्री उपयोग की जा रही है उसकी सूची बना करके रखना, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे निर्मित उत्पाद, पूर्ण निर्मित उत्पाद, कोई भी औजार, किसी तरीके के टूल्स इस्तेमाल हो रही हैं, कुछ भी सामग्री आ रही है, उन सब की एक प्रॉपर सूची बनी होती है जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामग्री को उचित मात्रा में स्टोर रखा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार सही समय पर सामग्री की आपूर्ति की जा सके। यही कहलाता है इन्वेंट्री नियंत्रण, या इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो किसी भी कंपनी में सामग्री की उचित मात्रा रखना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? यदि सामग्री की कमी हो जाएगी तो उत्पादन ठप हो जाएगा। तो कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने जरा भी गलती कर दी इन्वेंट्री कंट्रोल में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, आपने ध्यान नहीं दिया कि सामग्री खत्म होने वाली है और ज़रूरत पड़ने पर स्टोर नहीं दे पाया, तो इस उत्पादन क्या होगा? ठप हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करेंगे तो अनावश्यक रखरखाव में खर्च होगा, सामान खराब होने का डर रहेगा और अनावश्यक रूप से स्थान घेरेगा। तो ये उचित बिल्कुल नियंत्रण या मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि कितना जरूरी है। ना कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामग्री को उचित मात्रा में स्टोर रखा जाता है। ये उचित मात्रा शब्द महत्वपूर्ण है ताकि आवश्यकता अनुसार सही समय पर सामग्री की आपूर्ति की जा सके। अब इन्वेंट्री नियंत्रण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इसकी दो प्रमुख तकनीकें हैं। एक तो पहला कहलाता है एबीसी विश्लेषण यानी एबीसी एनालिसिस, और दूसरा होता है मितव्ययी आदेश मात्रा की तकनीक, इसको ईओक्यू कहते हैं शॉर्ट में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो दोनों को देख लेते हैं जल्दी से। क्या है एबीसी विश्लेषण या एबीसी एनालिसिस? क्या है? इन्वेंट्री नियंत्रण की इस तकनीक में सामग्री को उनके मूल्य एवं महत्व के आधार पर ए, बी तथा सी 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो ये एबीसी आखिर है क्या? एबीसी क्या है? वर्ग या कैटेगरी है जिसमें सामग्री को उनके मूल्य और महत्व के आधार पर बांटा जाता है। तो ए जैसे कैटेगरी है तो उसमें कौन सी सामग्री आएगी? जो बहुत बहुमूल्य है या बहुत कीमती है, उनका मूल्य बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो हम ए कैटेगरी में रख देंगे। बी कैटेगरी में मध्यम को सामग्री को रख देंगे जिनकी कीमत मध्यम है, मध्यम महत्व की हैं। और सी कैटेगरी में जो सबसे कम महत्व की हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना आए। तो अब आप समझ गए, एबीसी नामे से पता चल रहा है, एबीसी मतलब वर्ग है जो 3 वर्गों में हम सामग्री को बांट देते हैं। तो इन्वेंट्री नियंत्रण की इस तकनीक में सामग्री को उनके मूल्य एवं महत्व के आधार पर ए, बी तथा सी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ए वर्ग कैटेगरी ए कहलाता है, सबसे मूल्यवान सामग्री को रखा जाता है और सबसे अधिक इन्वेंट्री नियंत्रण की आवश्यकता इसमें होती है क्योंकि मूल्यवान है। कोई भी सामान किसी भी स्थिति में इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका महत्व भी बहुत है। बी वर्ग यानी कैटेगरी बी, इसमें मध्यम मूल्य की सामग्री को रखा जाता है और इसमें मध्यम इन्वेंट्री नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सी कैटेगरी, इसमें न्यूनतम मूल्य की सामग्री को रखा जाता है और ये न्यूनतम इन्वेंट्री नियंत्रण की आवश्यकता होती है, यानी थोड़ा बहुत सामग्री इधर उधर हो भी जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ने वाला नहीं होता है। अब दूसरी तकनीक है मितव्ययी आदेश मात्रा की तकनीक, इसको ईओक्यू टेक्निक कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ईओक्यू का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। ई मतलब इकोनॉमिक, ओ मतलब ऑर्डर और क्वांटिटी, क्यू मतलब क्वांटिटी, यानी मितव्ययी आदेश मात्रा। नाम से ही इसको अर्थ समझ जाइए। तो इसमें आप देखिए ईओक्यू सामग्री की आदर्श मात्रा है जो किसी कंपनी को ऑर्डर करनी चाहिए जिससे इन्वेंट्री लागत न्यूनतम रहे। ईओक्यू क्या है? मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी ईओक्यू सामग्री की आदर्श मात्रा है जो किसी कंपनी को ऑर्डर करनी चाहिए। मैंने बताया ना कि ना ज़्यादा होना चाहिए ऑर्डर और ना कम होना चाहिए, यानी सामग्री जो इन्वेंट्री है वो पर्याप्त मात्रा में यानी उचित मात्रा में होनी चाहिए। तो ये क्या है? ईओक्यू सामग्री की आदर्श मात्रा है जो किसी कंपनी को ऑर्डर करनी चाहिए जिससे इन्वेंट्री लागत न्यूनतम रहे।
अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईओक्यू क्या है, एक सूत्र है जिससे सामग्री की मितव्ययी आदेश मात्रा ज्ञात की जाती है। वो सूत्र है ये ईओक्यू। तो ईओक्यू क्या है, एक सूत्र है या फॉर्मूला है जिससे सामग्री की मतलब कितनी हमको मितव्ययी आदेश की जरूरत है या कितना हमको ऑर्डर करना चाहिए, उससे हमको ये पता चल जाता है। तो ईओक्यू एक सूत्र है जिससे सामग्री की मितव्ययी आदेश मात्रा ज्ञात की जाती है। ईओक्यू बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 2 गुणे एस गुणे डी बटे एच। तो ये एस डी और एच क्या है ये मैं बता देता हूँ, दो तो कांस्टेंट है, 2 इंटू एस इंटू डी डिवाइडेड बाई एच, ये फॉर्मूला है। जहाँ पर एस आपका सेटअप लागत है, सेटअप कॉस्ट है, डी डिमांड रेट है यानी मांग दर है, और एच आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ रख देंगे तो आपको क्या है ईओक्यू का पता चल जाएगा, और इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि कितनी आपको क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। अब बात आती है स्टोर संरचना एवं लेआउट की। स्टोर स्ट्रक्चर एंड लेआउट में दो तरीके की संरचनाएं आजकल देखने को मिलती हैं, या दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। केंद्रीकृत स्टोर सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स। तो इससे नाम से पता चल रहा है केंद्रीकृत स्टोर सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स मतलब एक ही प्रमुख स्थान होता है जहां पर सभी सामग्रियों को रखा जाता है या भंडारित या स्टोरेज किया जाता है। तो इसमें सभी सामग्रियों को वहां रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर फिर वहीं से सबको निर्गत किया जाता है किसी भी विभाग को। तो मान लीजिए एक प्रमुख स्थान या एक केंद्रीकृत स्थान होता है, स्टोर होता है, जहां से सभी प्रकार की सामग्रियों को रखा जाता है, उनका नियंत्रण किया जाता है और फिर वहां से वो सामग्रियां अन्य विभागों को निर्गत की जाती हैं जैसी आवश्यकता होती है। तो केंद्रीकृत स्टोर क्या है, इसमें सभी सामग्रियों को एक केंद्रीय स्टोर में रखा जाता है तथा सभी विभागों को फिर वहां से सामग्री निर्गत की जाती है। इसके कुछ लाभ भी हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके क्या हैं, पहला एक तो प्रभावी और बेहतर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होता है, यानी इफेक्टिव और बेटर हम पर्यवेक्षण सुपरविजन और इसका कंट्रोल कर सकते हैं। कर्मियों की आवश्यकता में कमी, यानी एक ही जगह पे होता है तो कम कर्मी या जो आदमी है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। लागत में कमी, जब कर्मी कम लगेंगे, कार्मिक लगेंगे तो लागत में भी कमी आएगी। स्टोर का बेहतर और कुशल लेआउट इसमें हम बना सकते हैं क्योंकि एक ही जगह पर होता है। बेहतर इन्वेंट्री जांच, इन्वेंट्री की बेहतर तरीके से हम जांच कर सकते हैं। इष्टतम स्टोर का रख रखाव, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अनावश्यक और अप्रचलित आइटम में कमी, जो अनावश्यक और फालतू के जो आइटम रखे होते हैं उनमें कमी लाई जाती है, अनावश्यक रूप से वहाँ पर नहीं होते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था का बेहतर प्रावधान संभव है, यानी वहाँ पर अच्छे से यदि प्रावधान किया जाए तो किसी तरीके के शॉर्ट सर्किट, आग, चोरी इत्यादि घटनाओं को रोका जा सकता है। तो ये कुछ लाभ हैं केंद्रीकृत के। वहीं दूसरी तरफ एक और सिस्टम है, वो कहलाता है विकेंद्रीकृत स्टोर या डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। इसमें क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है कि जो एक जब सामान आता है इकट्ठा तो उसमें अलग अलग छोटे छोटे स्टोर बने होते हैं। जैसे प्रोडक्शन विभाग है तो वहाँ एक छोटा सा कमरा है, जरूरत की जो बहुत चीज़ें जरूरत पड़ती हैं तो वहीं पर रखा देते हैं। तो जैसे ही जरूरत होती है तो सेंट्रलाइज्ड स्टोर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे वहीं से उठा करके उनका उपयोग कर लिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा या स्थान बना दिया, वहाँ जरूरत की चीज़ों को रख दिया। तो ये मेन जो स्टोर होता है ये यहाँ से उठा करके सामान को अलग अलग स्थानों पर रख दिया जाता है, फिर वहाँ से उनको जरूरत के हिसाब से लिया जाता है, सीधे सेंट्रलाइज्ड स्टोर में नहीं आया जाता है। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स या विकेंद्रीकृत स्टोर, यानी सामग्री को अलग अलग स्थानों पर बांट देना या अलग अलग स्थानों पर रख देना। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय स्टोर से सामग्रियों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। तो इसके अपने कुछ लाभ हैं, आप देख पा रहे हैं। जैसे पहला लाभ, सामग्री प्रबंधन और उससे संबंधित जो कार्य है उसमें कमी आती है। सामग्री निर्गत कराने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए सुविधाजनक है। उनके ही विभाग में एक छोटी सी जगह उनका स्टोर है उनका, तो वहीं से उनको सीधे सीधे मिल जाता है, वहाँ सेंट्रल तक जाने की, भागने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आग इत्यादि से नुकसान का कम जोखिम होता है क्योंकि सामान अलग अलग जगह बढ़ जाता है। अगर सेंट्रलाइज्ड स्टोर में है, वहाँ आग लग गई शॉर्ट सर्किट से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। छोटी छोटी जगहों में बढ़ जाता है तो फिर इस तरीके की जोखिम कम हो जाते हैं। सामग्री की आसान और शीघ्र उपलब्धता के कारण उत्पादन रुकने की कम संभावना रहती है। आसानी से और शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, भाई वहीं रखा है, उसी डिपार्टमेंट में जो स्टोर है वहीं पर रखा हुआ है, तो वहां पर जाने की, बार बार लाने की, इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सब पता रहता है कि कितनी मात्रा में है, कितनी कमी है और कब हमको जरूरत है, तो तुरंत ही उसको निर्गत कर लिया जाता है। इस तरीके से वहां पर आसानी से और शीघ्र उपलब्ध के कारण उत्पादन रुकने की संभावना नहीं रहती है।
अब कुछ और चीज़ें हैं जैसे बिन कार्ड है और वेरियस फॉर्म्स जो ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो क्या होते हैं। तो ये स्टोर रिकॉर्डिंग सिस्टम के में आते हैं। स्टोर में जो भी सामग्री आती है उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, सही उचित तरीके से उनका रख रखाव होना चाहिए। कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में आई, कितनी इश्यू की गई, कितनी बची है, कितनी मंगाना है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये स्टोर रिकॉर्ड सिस्टम में आता है। तो स्टोर में सामग्रियों का सही तरीके से रिकॉर्ड रखना अति आवश्यक है। स्टोर में सामग्रियों का रिकॉर्ड रखने के लिए मुख्यतः निम्नांकित 2 तकनीकें प्रयोग की जाती हैं। एक तो बिन कार्ड कहलाता है, दूसरा कहलाता है स्टॉक लेजर। स्टोर लेजर नहीं, स्टॉक लेजर कहलाता है, STOCK। तो इसको देख लीजिएगा, स्टॉक लेजर कहलाता है। तो बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड को स्टॉक कार्ड्स भी कहते हैं। बिन कार्ड को और क्या कहा जाता है, स्टॉक कार्ड्स भी कहते हैं। तो प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए बिन कार्ड पर एक अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, जो प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाली यानी रिसीव्ड, जारी यानी निर्गत होने वाली और उपलब्ध प्रत्येक प्रकार की सामग्री का मात्रा का विवरण दिखाता है। यानी इसमें पूरा रिकॉर्ड दिखता है कि कितनी सामग्री प्राप्त हुई, कितनी हमने जारी कर दी यानी दूसरे को भेज दी, और कितनी बची हुई है, ये सब इस कार्ड के द्वारा पता चल जाता है। इसको बिन कार्ड कहते हैं। बिन कार्ड के साथ साथ स्टॉक कार्ड भी कहते हैं, यानी स्टॉक का ये पूरा जानकारी देता है, बताता है। जैसे ये देखिए आप, बिन कार्ड यहाँ लिखा है, ये बिन नंबर यहाँ पे आ जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, कोड नंबर आ जाता है, स्टोरेज लेजर फोलियो। अब यहाँ पे ये जो है मेन ये है, यहाँ पर इसको भरा जाता है। डेट क्या है, यहाँ डेट डाल दी जाती है। क्वांटिटी रिसीव्ड यानी कितनी क्वांटिटी मिली, मात्रा। क्वांटिटी इश्यूड कितनी मतलब जारी की गई। अब बैलेंस कितना बचा और यहाँ रिमार्क लिखा जाता है। अब जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, इसको हम भरें तो यहाँ डेट डाल देते हैं। तो आज की हम डेट डाल देते हैं। आज कितनी तारीख है, मान लीजिए 11 तारीख है, तो 11 तारीख डाल दिया, 11 मई और ये 2023। क्वांटिटी रिसीव्ड मान लीजिए 100 क्वांटिटी रिसीव्ड होगी किसी चीज़ की, उदाहरण के लिए मान क्वांटिटी इश्यूड 80 आपने इश्यू कर दी, तो बैलेंस कितना बचा 20। कोई रिमार्क है तो यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से इसको रिकॉर्ड को रखा जा सकता है। बाकी सब चीज़ें इसमें यहाँ पर ऊपर दी गई है कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम क्वांटिटी का कोड नंबर, मटेरियल कौन सा, बिन नंबर, ये सब यहाँ पर इसको भर दिया जाता है। तो ये कहलाता है बिन कार्ड, या इसी को स्टॉक कार्ड कहा जाता है। तो ये जरूर आप कॉपी में बना लीजिए। दूसरा स्टोर लेजर कहलाता है। स्टोर लेजर क्या होते हैं, वो ऊपर जो मैं बताया था आपसे, स्टॉक नहीं, स्टोर लेजर ही उसको बोला जाता है, यानी स्टोर में रखने वाला बही खाता आप उसको बोल सकते हैं। यह भी बिन कार्ड के समान होता है। अंतर यह है कि इसमें मूल्य भी दिखाया जाता है, यानी सारी चीज़ें जो उसमें आपको बिन कार्ड में दिख रही थी वो स्टोर लेजर में भी दिखती हैं। बस इसमें अंतर क्या है, इसमें आपको सारी की सारे मूल्य भी दिखाई देते हैं, उनकी वैल्यू क्या है वो भी दिखाई देती है। तो स्टोर लेजर को एक अलग सामग्री लेखा विभाग द्वारा भी बनाया जा सकता है और उसको रखा जा सकता है। तो इसमें ऑर्डर की गई, प्राप्त की गई और जारी की गई सामग्री के संबंध में जो प्रविष्टियां हैं वो क्रय आदेश से, अनुभाग रिपोर्ट से और सामग्री मांग से की जाती है, और इनको जो है तो अपडेट करके रखा जाता है स्टोर लेजर के रूप में। तो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज हो गया। अब एक और चीज हम बात कर लेते हैं, सामग्री निर्गत सिस्टम, यानी सामग्री को जारी कैसे किया जाता है, मटेरियल इश्यू सिस्टम। तो स्टोर से सामग्री निर्गत करने के लिए सामग्री मांग फॉर्म एक होता है, मटेरियल रिक्विजिशन का, उसको हम मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो सामग्री मांग फॉर्म यानी मटेरियल रिक्विजिशन चित्र में दिखाया गया है। देखिए एक इस तरीके से, मतलब हमें अगर किसी सामान की ज़रूरत है तो इसमें भर करके हम वहाँ देंगे और फिर वहाँ से हमको भर करके उसको मिलता है कि हाँ भैया इतना हमको ज़रूरत थी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है मटेरियल रिक्विजिशन, यानी पद सामग्री मांग पत्र। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर किस लिए चाहिए, जॉब के लिए या प्रोसेस के लिए, नंबर, डेट क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट को चाहिए सामग्री। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, सीरियल नंबर आप डाल दीजिए, कई सारी सामग्री तो 1 2 3 करके आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन, विवरण आपको कौन सी सामग्री चाहिए, कोड नंबर उसका क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, आपने 100 की डिमांड की, सप्लाइड कितनी हुई 80 भर दिया, रेट कितना है, रेट भी लिखा रहता है, अमाउंट कितना हुआ टोटल, एक पीस का रेट इतना था तो टोटल अमाउंट कितना, एंटर्ड ऑफ ऑन स्टोर रजिस्टर पेज नंबर, स्टोर में जो रजिस्टर रखा है उसके किस पेज नंबर में चढ़ा है, इसमें किसके द्वारा ये मांगा गया है, जो लिख करके देते हैं कि हमको इतनी होते ही वहाँ पे जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, अप्रूव्ड बाई किसके द्वारा अप्रूव किया गया, मटेरियल इश्यू किसके द्वारा किया गया और रिसीव किसके द्वारा किया गया, उन सभी के यहाँ पर नाम और साइन लिखे जाते हैं। नाम लिखा जाता है, वो लोग साइन करते हैं, जो रिसीव करता है, जो जारी करता है, सबके साइन होते हैं। इस तरीके से इसको इंडेंट बुक भी बोला जाता है, जो जनरली
कॉलेजेस में भी प्रयोग की जाती है, जैसे पॉलीटेक्निक में भी कोई सामग्री किसी को जरूरत होती है, इंडेंट बुक में इसी तरीके की सारी चीज़ें रहती हैं और वो जाते हैं स्टोर में, जो सामग्री होती है वो भर करके डिटेल रिसीव कर लेते हैं, उसमें सभी के साइन हो जाते हैं। तो ये मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है, यानी पदार्थ को या सामग्री को जारी करने के लिए इस तरीके का फॉर्म प्रयोग किया जाता है। क्रय प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, यानी परचेज प्रोसीजर, यानी किसी भी विभाग में या मैंने बताया इंडस्ट्री में, चाहे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या कंपनी कह लीजिए या कोई संस्थान कह लीजिए, ये भी एजुकेशनल इंडस्ट्री ही होता है। तो क्रय प्रक्रिया के जो प्रमुख चरण या स्टेप है वो निम्नलिखित है। स्टेप में पहले आवश्यकता की पहचान करना, यानी नीड आइडेंटिफिकेशन, आपको जरूरत किस चीज़ की है और कितनी मात्रा में जरूरत है, इसको पहले नंबर पे चरण है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस सामग्री की कितनी मात्रा में जरूरत है, तो आवश्यकता की पहचान पहला स्टेप है। जब आवश्यकता की पहचान का पता चल गया, मान लीजिए हमको कॉलेज के लिए 100 टेबल 100 चेयर की जरूरत है, तो हमको ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमें स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए 100 टेबल की और 100 चेयर की जरूरत है, तो स्टेप क्लियर। दूसरे नंबर पर आवश्यकता के विनिर्देश तैयार करना। अब हमको पता है कि 100 टेबल 100 चेयर चाहिए, लेकिन उन टेबल और चेयर का स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, कौन सी क्वालिटी होगा, माइका लगा होगा कि क्या होगा, किस क्वालिटी की होगी, स्टील की होगी कि लकड़ी की होगी, तो ये विनिर्देश तैयार किए जाते हैं, यानी स्पेसिफिकेशंस बताना पड़ता है कि ये लकड़ी की चाहिए हमको, कि स्टील की चाहिए कि और कोई फ्रेम की चाहिए, क्या होना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसको कहते हैं विनिर्देश तैयार करना। तो दूसरा स्टेप हो गया उसके स्पेसिफिकेशन से विनिर्देश तैयार करना, जो भी सामग्री हमको चाहिए है। तीसरा स्टेप है आपूर्तिकर्ता का पता लगाना, उसका चयन करना। भाई कौन कुर्सी में सप्लाई करता है उसका पता लगाया जाता है और उनका चयन कि भाई सेलेक्ट करने के हमको इससे मंगाना है, ये बढ़िया क्वालिटी का देगा। इसके लिए आजकल टेंडर वगैरह की प्रक्रिया की जाती है, ई टेंडर की प्रक्रिया की जाती है, या कोटेशन भी किया जा सकता है। अब प्राइवेट में जिसको खरीदना है, मान लीजिए खुद का सब है, तो वो चाहे जहाँ से खरीद ले, गवर्नमेंट में ये सब नियम चलते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए हमने पता लगा लिया आपूर्तिकर्ता का कि वो कुर्सी मेज बना करके देता है, उसका चयन कर लिया। अब उससे हम मोल भाव भी कर सकते हैं, कॉस्ट नेगोशिएशन जिसको कहते हैं। मतलब हम उससे कहें कि 100 टेबल 100 चेयर चाहिए, तो आप इतने लगा रहे हैं, थोड़ा कम कर लीजिए, हमको इतने चाहिए, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि क्योंकि हम इतनी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत पैसा एक में हम कम कराएंगे तो 100 के हिसाब से आप काफ़ी पैसा कम हो जाता है। तो स्टेप 4 में हम क्या कर सकते हैं, मोल तोल भी कर सकते हैं। पांचवा है स्टेप 5, ऑर्डर की अनुमति लेना। जब ऑर्डर सब चीज़ें क्लियर हो जाएं तो कंपनी में जो सबसे सीनियर होते हैं, जिनके हाथ में फाइनेंशियल पावर होती है, उनसे अनुमति लेनी पड़ती है कि हम ये ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो इसकी हमको अनुमति दे दीजिए। तो वो अनुमति मिल जाती है, तो फिर क्या करते हैं, फाइनल ऑर्डर दे देते हैं, जो कि स्टेप 6 है, यानी प्लेस द फाइनल ऑर्डर, कि हाँ भैया ये ऑर्डर हमने कर दिया। लिखित रूप से उसको भी देना पड़ता है सप्लायर को कि ये आपका देखिए ऑर्डर है, हमको इतना इतना सप्लाई कर दीजिए। सब चीज़ें लिखित रूप से होती हैं, तब वो फिर ऑर्डर सप्लाई करता है। 7वां है आपका ऑर्डर की हुई सामग्री प्राप्त करना। जो आपने ऑर्डर की थी उसको आपने अपने यहाँ मंगा लिया, प्राप्त कर लिया, फिर उसका निरीक्षण किया कि जो सामग्री आपने कही थी, जो क्वालिटी कही थी, वो ठीक है कि नहीं, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। यानी रिसीव और इंस्पेक्ट द ऑर्डर्ड मटेरियल, जो भी आपने सामग्री ऑर्डर की थी वो सही है, सही सलामत है, कोई उसकी खराबी तो नहीं, ये पूरा निरीक्षण करके भी देख लिया जाता है। और फिर 8वां है अंतिम भुगतान करना, यानी फाइनल सेटलमेंट जो भी पेमेंट का होता है वो कर देते हैं। हो सकता है पेमेंट वो पहले करा लें, वो कई सारे तरीके होते हैं। कुछ होता है कुछ एडवांस पहले ले लेते हैं, कुछ कहते हैं जब माल सप्लाई हो जाएगा तब बाकी पैसा दे दीजिएगा। तो कुल मिला के उसका फाइनल सेटलमेंट पेमेंट का कर दिया जाता है जब क्वांटिटी सही सलामत पूरी तरीके से प्राप्त हो जाती है। 9वां है प्राप्त सामग्री को अब स्टोर में व्यवस्थित रूप से रखवा दिया जाता है, सिस्टमेटिक सेंट्रलाइज्ड स्टोर में, जहां भी वो है जिस तरीके की भी सामग्री है, कीप रिसीव मटेरियल्स इन स्टोर सिस्टमेटिकली, और फिर वहां से आगे की कार्रवाई जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि वहां से वितरित की जाती है, जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां पर उसको निर्गत कर दिया जाता है। तो ये था बच्चों छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। और स्टोर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि घरों में भी हमारे स्टोर होता है, संस्थाओं में भी स्टोर होता है, जो हॉस्टल जहाँ रहते हैं वहाँ भी स्टोर होता है। वही प्रोसेस है, बस उस स्टोर को आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखना है, इंडस्ट्री के उससे, और या फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या कोई कंपनी के उससे आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी और आप उसको समझ जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों इसी तरीके से हम आगे जो हमारा ये
चल रहा है सिस्टम की, एक वीडियो में एक चैप्टर हम फिनिश करते हैं, आगे हम इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। आप भी पढ़ाई करते रहिए, अपना समय नष्ट मत करिए, समय बहुत कीमती है। यही आगे चल करके जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, आगे आपको उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब के रूप में या फिर एक अच्छा जो भी आप करना चाहते हैं अपने करियर में, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।